लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी कर्व पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। पीपीसी के नेचर से लेकर के एजम्पशंस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर लिया है। इससे पहले कि आज हम लोग आगे चलें आगे के टॉपिक पे, उससे पहले आप स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, देन यू कैन पुट योर प्रॉब्लम्स ऑन दिस कॉलेज व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिनका सोल्यूशन जो है वो अगली वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इससे पहले आज हम लोग अपने नए टॉपिक की शुरुआत करें, उससे पहले एक प्रॉब्लम आई हुई थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। आप में से किसी ने पूछा है कि क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी का क्या अंतर है या क्या मीनिंग है। तो क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी बहुत सिंपल है, नाम से समझिएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया बंद अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बंद हो, और ओपन इकोनॉमी का मतलब हो गया खुली हुई अर्थव्यवस्था। अब ये बंद और खुली हुई अर्थव्यवस्था में बेसिक क्या डिफरेंसेस है तो वो समझिए। पहले जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको हम समझें, उससे पहले आप समझ लें क्लोज्ड इकोनॉमी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं आर्थिक रूप से, वो सारी की सारी एक्टिविटीज इकोनॉमी की नेशनल बाउंड्री के अंदर किया जाता है। उस इकोनॉमी का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का अदर कंट्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई इकोनॉमिक रिलेशन उनका नहीं होता है विद द अदर कंट्रीज। और अगर आप ओपन इकोनॉमी के बारे में जानना चाहें तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो इकोनॉमी एक देश के साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ कंप्लीट करता है। मतलब अगर आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सेविंग्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जब एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर करता है तो उस इकोनॉमी को हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और अगर कोई ऐसा देश है जिसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो देश के अंदर ही किया जा रहा है, उसका दूसरे देशों के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर है कुछ जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेना। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशंस विद एनी अदर कंट्री। एक ऐसी इकोनॉमी जिनका इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध जो है वो दूसरे देशों के साथ नहीं होता हो, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि किसी भी तरह की आर्थिक जो क्रियाएं हैं वो एक देश का दूसरे देश के साथ नहीं होता हो, अपने ही इकोनॉमी के अंदर चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की बात करें तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो होते हैं विद द अदर कंट्री। मतलब अगर आप इकोनॉमिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, आर्थिक संबंध एक देश का जब दूसरे देशों के साथ होता हो तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम खुली हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ना ही खरीदती है ना ही बेचती है दूसरे देशों में। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज दूसरे देशों के साथ न करती हो, उसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ओपन इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद और बिक्री किया जाता है वो दूसरे कंट्रीज के साथ किया जाता है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सोल्ड करती हो विद द अदर कंट्रीज, उसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अब तीसरा बेसिक डिफरेंस है कि क्लोज्ड इकोनॉमी का चूंकि कोई रिलेशन ही नहीं होता है विद द अदर कंट्रीज, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब्रॉड में, फॉरेन में इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस से बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी को कोई असर नहीं देखने को मिलता है। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी डज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाटएवर हैपेंस इन अब्रॉड। मतलब विदेशों में क्या चल रहा है, विदेशों में मंदी आ रही है या विदेशों
अब्रॉड में आपका वॉर चल रहा है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे क्लोज इकोनॉमी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बिकॉज जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया कि जितने भी इकोनॉमिक रिलेशंस है वो इकोनॉमी का विद इन दी कंट्री होता है। तो जब दूसरे देशों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो दूसरे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर आप ओपन इकोनॉमी की बात करते हो तो ओपन इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल अफेक्टेड होता है बाय द इंटरनेशनल फ्लक्चुएशंस। मतलब अब्रॉड में क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति है, उन सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी असर है वो आपको ओपन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। बिकॉज ओपन इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी दैट हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द अदर कंट्री। अब आप दूसरे देशों के साथ रिलेट कर रहे हो तो उस सिचुएशन में दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे आपकी इकोनॉमी भी अफेक्टेड होगी। तो इस तरह का कुछ बेसिक डिफरेंस है बच्चों। आप बस एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना, क्लोज एंड ओपन। सिंपल क्लोज भाई बंद अर्थव्यवस्था, मतलब एक देश के अंदर जो चल रहा है वो विद इन द कंट्री चलेगा, पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और ओपन इकोनॉमी मतलब हो गई खुली हुई अर्थव्यवस्था। तो जो भी इकोनॉमिक रिलेशंस है, ट्रेड है, खरीद बिक्री से लेकर के इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, बहुत सारी एक्टिविटीज है, वो सब की सब होती है विद द अदर कंट्री। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस यही है। अब यहाँ पर हम क्लोज एंड ओपन इकोनॉमी जो है वो देख चुके हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग हमारे फर्स्ट यूनिट के अगले टॉपिक पर जो कि पीपीसी से ही रिलेटेड है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को समझा है, उसके मीनिंग से लेकर के उसके नेचर तक को हम लोगों ने जाना है। अब आज मैं आपको वही पीपीसी से आगे एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो कि है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी में शिफ्टिंग एंड रोटेशन कब देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, और शिफ्टिंग एंड रोटेशन का मतलब क्या है। तो इससे पहले मैं आपको पीपीसी के सेंस में रोटेशन एंड शिफ्टिंग बताऊं। आप जरा बेसिक सा डिफरेंस समझ लो कि शिफ्टिंग का क्या मतलब है और रोटेशन का क्या मतलब है। अगर आप शिफ्टिंग की बात करते हो तो शिफ्टिंग का मतलब देखोगे, अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन यहां से मूव करके यहां आ जाती है या फिर यही लाइन यहां से मूव करके यहां आ जा रही है, तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन शिफ्टिंग को डिनोट करता है। मतलब जब आप कंप्लीटली अपने पोजीशन को बदल देते हो तो उस चेंज को हम शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशन में क्या है, मान लीजिए कोई लाइन है एक, तो रोटेशन का मतलब हो गया ना कि अगर दो पॉइंट्स है इस लाइन में तो इसका जो एक एंड है वो आपका कांस्टेंट रहेगा और इसका दूसरा एंड जो है वो मूव करेगा। अब देखोगे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ये आपका कांस्टेंट है और दूसरा वाला पॉइंट मूव कर रहा है। तो अगर ये लाइन यहां से कुछ इस तरह से मूव कर जाता है इधर की ओर तो इसे हम कहेंगे रोटेशन। इस तरह का चेंज अगर आप देखते हो तो ये चेंज हमारा रोटेशन कहलाता है। सिमिलरली मैंने कहा दो में से कोई एक एंड कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरे एंड में चेंज देखने को मिले। तो अभी मान लेते हैं दोनों में से ये वाला एंड आपका कांस्टेंट रखें और अगर ये लाइन कुछ इस तरह से मूव कर जाती है, मतलब यहां से ये इधर मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है। शिफ्टिंग का मतलब हो गया कंप्लीटली आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो एंड रोटेशन का मतलब हो गया कि कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा है, दो में से कोई एक पॉइंट जो है वो कांस्टेंट होगा एंड देन उसी पॉइंट पर बने रहते हुए जब आप अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो उसे रोटेशन कहेंगे। लाइक अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलूं तो दिस इज अ हैंड, अगर ये हाथ मैंने यहां से उठाकर यहां कर दिया तो ये चेंज हमारा शिफ्टिंग है, और अगर ये हाथ है इसे मैंने यहां से इस तरह से मूव किया तो ये हमारा कहलाएगा रोटेशन। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं कि पीपीसी में शिफ्टिंग और रोटेशन का क्या मतलब है। तो हम लोग सबसे पहले वन बाय वन करके समझ लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी की बातें करते हैं। चलो, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी का क्या मतलब है, क्यों मिलेगा देखने को, रीजन क्या है। तो अगर आप शिफ्टिंग की बात करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बोलना नहीं, कल हम लोगों ने देखा हुआ है कुछ इस शेप का होता है ये, ठीक है, फीचर्स और उसके नेचर को हम लोगों ने कल देखा था।
अगर हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं कि पीपीसी में शिफ्टिंग कब देखने को मिलेगा, क्या रीजन होगा, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब आपका शिफ्ट कर जाएगा जब आपको चेंज देखने को मिलेगा ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज। आपको याद है कल हम लोगों ने पीपीसी में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना था एंड तभी आपको पीपीसी देखने को मिलेगा। तो जो रिसोर्सेज होते हैं और टेक्नोलॉजी होती है वो दी हुई होती है पीपीसी कर्व में। अब उस सिचुएशन में अगर चेंज हो जाता है रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द कमोडिटी, तो उस केस में आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। पहले थोड़ा सा एक चीज और याद दिला दूं, पीपीसी के कर्व में जो आपका गिवन होता है वो है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी गिवन था और साथ ही साथ एक और एजम्पशन था, याद करोगे कि हम यहाँ पर दो कमोडिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। दो कमोडिटीज के जो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है हम उसी को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। तो यही दोनों बातों को आगे लेके चलते हैं। देखोगे शिफ्टिंग का जो कारण है ना वो ये है कि अगर जो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दी हुई है इकोनॉमी में, तो अगर दोनों के दोनों बोथ द कमोडिटीज के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होता है तो उस केस में आपको पीपीसी में शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। अब देखोगे किस तरह से, तो इसे हम लोग दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक तो चेंज का मतलब आपको पता है या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना, ठीक है। चेंज का मतलब या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब देखोगे पहला केस लेके चलता है। मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऑफ बोथ द गुड्स आर इंक्रीज्ड। अगर जो रिसोर्सेज की हम बातें कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास दी हुई है, तो जो भी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है अगर दोनों के दोनों कमोडिटीज का रिसोर्स बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा कि अब रिसोर्स बढ़ा है तो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ बोथ द गुड्स। तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका पीपीसी, दिस इज योर पीपीसी, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो आपका पीपीसी को बता रहा है कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं कमोडिटी वाई, ठीक है। तो इस केस में अगर दोनों के दोनों कमोडिटीज एक्स और वाई, दोनों कमोडिटीज का जो रिसोर्स है अगर वो इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज होगा मतलब अब हम बोथ द गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो आपका पीपीसी है वो शिफ्ट कर जाता है अपवर्ड, या आप इसको बोल सकते हैं शिफ्ट टू द राइट। देखोगे अगर रिसोर्सेज बढ़ता है तो उस केस में अब हम y के भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और x के भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और जब आप बोथ द कमोडिटीज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपका जो पीपीसी है वो इंक्रीज हो जाता है और उस केस में वो इंक्रीज होकर के शिफ्ट हो जाता है टू द राइट। तो इस शिफ्ट या इस मूवमेंट को हम कहते हैं शिफ्टिंग, और ये आपको तब देखने को मिल रहा है जब बोथ द गुड्स के रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ते हैं। तो एक केस तो ये हुआ कि अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो है दोनों कमोडिटीज का बढ़ जाता है तो उस केस में पीपीसी जो है वो आपका शिफ्ट कर जाएगा किधर, राइट साइड में, ठीक है, जो कि हमको डायग्राम से नजर आ रहा है। अब मान लेते हैं दूसरा केस लेके चलते हैं। अगर जो रिसोर्सेज हैं एंड जो टेक्नोलॉजी है, तो अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स आर रिड्यूस्ड, अगर दोनों कमोडिटी का दिया हुआ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी घट जाता है, मान लेते हैं कम हो जाता है, तो उस केस में आपका ये हो गया पीपीसी, वाई एक्सिस यहां पर हो गया कमोडिटी वाई, यहां हो गया कमोडिटी एक्स, ठीक है। मान लेते हैं ये हो गया आपका पीपीसी
ए बी। अब क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो घट गए हैं, तो अगर रिसोर्सेज घट गए हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है, तो उस केस में क्या होगा ना कि जो बोथ द प्रोडक्शन है, कमोडिटीज का जो प्रोडक्शन है वो दोनों का दोनों घट जाएगा। तो वाई प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन वो भी ए से घट करके सपोज हो गया A1, और एक्स कमोडिटी का भी प्रोडक्शन सपोज बी से घट के हो गया B1। तो उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है वो देखो शिफ्ट कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो कि आपको तब देखने को मिलेगा जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, और वो चेंज जो है वो कुछ इस तरह का होगा कि अगर दोनों के दोनों गुड्स में दिए हुए रिसोर्सेज में कमी आती है तो पीपीसी का जो कर्व है वो आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, और ये दो तरह का आपको चेंज देखने को मिलेगा पीपीसी में। और जब भी आपको कुछ इस तरह का चेंज देखने को मिलता है तो यही चेंज जो है वो हमारा कहलाता है शिफ्टिंग। तो बहुत सिंपल है, देखोगे कंप्लीटली पीपीसी के पोजीशन में चेंज आया है। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो याद रखना पीपीसी शिफ्ट करेगा राइट साइड में, और अगर रिसोर्सेज घटेंगे तो याद रखिएगा कि पीपीसी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन के बारे में कि रोटेशन का क्या मतलब है इन पीपीसी, और बात करेंगे कि रोटेशन के कॉज क्या है, वो क्यों देखने को मिलता है। देखो, अब अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशन की पीपीसी में, रोटेशन का क्या मतलब है, तो रोटेशन ऑफ पीपीसी होने का जो कॉज है कि क्यों होगा, अगेन ये भी होगा चेंज के कारण ही। किस में चेंज होगा, तो जो रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है वो उसी में चेंज हो रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि अगर किसी भी एक कमोडिटी के रिसोर्सेज या किसी भी वन कमोडिटी के टेक्नोलॉजी में अगर चेंज देखने को मिलेगा तो उसके कारण आपका जो पीपीसी है वो रोटेट कर जाएगा। चलो इस रोटेशन को हम लोग अगेन डायग्रामेटिकली देखते हैं। जो सबसे पहला हम चेंज देखेंगे वो है, मान लेते हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स। मान कि गुड एक्स का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जो है अब वो ज्यादा एफिशिएंटली किया जा रहा है। सिंपली बोलो तो जो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है अगर वो इंक्रीज कर जाते हैं गुड एक्स का, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल समझो तो अगर दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स एंड वाई, जिसको हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है कमोडिटी वाई को, और एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है कमोडिटी एक्स को, उस केस में क्या होगा, सिंपल पीपीसी जो है वो आपका इस शेप का, ठीक है, ए बी। यहां पर ए बी जो है वो पीपीसी है, वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई है, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है। अब अगर कमोडिटी एक्स के टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, मतलब अगर एक्स कमोडिटी में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, उस केस में एक्स कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो जब एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो पीपीसी है ना वो ए पॉइंट पर, क्योंकि वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज वाई कमोडिटी के टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ एक्स कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट हुआ। तो उस केस में यहां पर पीपीसी जो है वो ए पॉइंट से शुरू होगा और फिर वो शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा आगे की तरफ, और पहले एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा था ओबी और अब एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन होगा OB1। तो इस केस में आपको आपका पीपीसी जो है वो AB से मूव करता हुआ नजर आ रहा है AB1 की तरफ, और इस तरह का जो मूवमेंट है हम उसे ही कहते हैं रोटेशन। जरा देखो, एक पॉइंट जो है वो आपका कांस्टेंट है और दूसरा एंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इस चेंज को हम कहेंगे रोटेशन। ठीक है।
दूसरी तरफ इसका दूसरा साइड भी हो सकता है, जरा देख लोगे, अगर एफिशिएंट यूज आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी का इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, मतलब अगर आपका गुड वाई में इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो उस केस में देखो किस तरह का चेंज होगा। अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका पीपीसी जो है वो कुछ ऐसा शेप का है, ए बी। अब क्या है कि गुड वाई के टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो अगर गुड वाई में इस्तेमाल होने वाला टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है तो उस केस में गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और यहां पर आपका गुड एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपको कुछ ऐसा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको पीपीसी का चेंज देखने को मिल रहा है, जहां पर एक्स के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, दैट इज ओ बी रिमेन्स कांस्टेंट, और वाई का जो प्रोडक्शन है वो ओ ए से बढ़कर के हो जाता है ओ ए वन। यहां पर भी पीपीसी में चेंज हुआ है, लेकिन एक एंड जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा एंड जो है वो मूव कर रहा है, और इसी चेंज को हम अगेन कहते हैं रोटेशन। तो दो तरह से आपका पीपीसी चेंज कर रहा है, और जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा, ऐसा चेंज दिखेगा, तो उस चेंज को हम कहेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो ये था हमारा रोटेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, जिसमें हमने बात करी कि शिफ्टिंग आपको तब देखने को मिलेगा या शिफ्ट तब होगा पीपीसी में जब दोनों कमोडिटीज में इस्तेमाल किए जाने वाले रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। अगर बढ़ेगा तो पीपीसी जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और अगर बोथ कमोडिटीज में इस्तेमाल किया जाने वाला रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो घटता है, रिड्यूस होता है, तो पीपीसी का जो कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। और दूसरा हम लोगों ने देखा रोटेशन ऑफ पीपीसी, और रोटेशन का भी रीजन वही है कि चेंज अगर होता है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो चेंज जो है सिर्फ अगर एक कमोडिटी के केस में देखने को मिलेगा, तब आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। अगर गुड एक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है तो पीपीसी कुछ ऐसा शिफ्ट या मूव करेगा, और अगर गुड वाई के टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो आपका पीपीसी कुछ इस तरह से मूव करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन एंड पीपीसी। तो अभी तक हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के टॉपिक को कंप्लीट किया। पीपीसी का नेचर, शेप, उसमें शिफ्टिंग, रोटेशन का क्या मतलब है, अभी तक हम लोगों ने वो डिस्कस किया। उसके आगे हमारे इसी चैप्टर में एक टॉपिक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जरा जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको आगे जानना है, जो कि ऑलमोस्ट पीपीसी का ही से बिल्कुल रिलेटेड है, वो ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसे कॉस्ट को कहते हैं जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, उसी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सिंपल समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस करके लगाया जाता है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। समझ थोड़ा कम आया आई होप। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल पहले करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। देखो, मान लेते हैं कि आपके जेब में 100 रुपए है, ठीक है। उस 100 रुपए से आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब आप दो चीजों को खरीदना चाह रहे हैं, या तो उस 100 रुपए से आप एक कॉपी खरीदना चाह रहे हैं, या फिर आपको और भी ज्यादा मन है, आपको बर्गर खाने का मन है, ठीक है। तो आप उस 100 रुपए का इस्तेमाल या तो कॉपी खरीदने में कर सकते हैं, या फिर आप उस 100 रुपए से आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जो आपका बर्गर खाने की इच्छा है वो। अब उस केस में क्या हो रहा है कि आप पढ़ाकू टाइप के ज्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में आप उस 100 रुपए का इस्तेमाल बर्गर खरीदने में न करके कॉपी खरीदने में करते हो। तो उस केस में हुआ क्या है कि आपने बर्गर को सैक्रिफाइस किया है टू परचेज अ कॉपी। तो जो सैक्रिफाइस आपने बर्गर में किया ना, तो जो कॉस्ट आप उसमें लगाते बट आपने उसमें नहीं लगाया, आपने कॉपी में लगा दिया, तो जो कॉस्ट आपने
को बर्गर में लगाना था बट आपने उसको कॉपी में लगाया, दैट कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि वो कॉस्ट होता है जो नेक्स्ट, अगला, बेस्ट, सबसे अच्छा, ऑल्टरनेटिव, विकल्प, जिसको त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसे छोड़ने के बाद जो कॉस्ट लगाया जाता है हम उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये और एग्जैक्टली है क्या। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल है, ये रैंडम एग्जाम्पल है। मान लेते हैं फार्मर है, ठीक है, और उस फार्मर के पास अ पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, ठीक। अब उस जमीन के टुकड़े पर वो फार्मर बहुत सारी चीजें, मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो इस जमीन पर राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो वो फार्मर इस जमीन के टुकड़े पर वीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या वो मेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो शुगर केन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये फार्मर जो है वो डिसाइड कैसे करेंगे कि इस जमीन के टुकड़े पर उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है। उस केस में उन्होंने देखा कि अगर ये जो होल पीस ऑफ लैंड है उनके पास, दैट इज गिवन, दैट इज लिमिटेड, जिसका फुल्ली और एफिशिएंटली इस्तेमाल उनको करना है, ठीक है, वो सब तो है ही एज ऑप्शन। उस केस में फार्मर ने देखा कि अगर इस पूरे जमीन पर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्शन ऑफ राइस होगा वो 15 टन होगा, ठीक है। अगर वो वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में प्रोडक्शन जो है वो 20 टन होगा वीट का, अगर सिर्फ वीट उगाया जाए तो। और अगर मेज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो 10 टन प्रोडक्शन कर पाएंगे, और अगर शुगर केन बनाते हैं तो 30 टन बनाएंगे। अब इस केस में चूंकि फार्मर है, अब आप भी अगर इस फार्मर की जगह पर हो तो आप यही सोचोगे कि हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक तो कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, और दूसरा एक और रीजन है, दैट इज मार्केट वैल्यू। देखा गया कि अगर 15 टन ऑफ राइस का मार्केट वैल्यू निकाला गया तो दैट वाज 50,000। सपोज करोगे कि 15 टन ऑफ राइस अगर मार्केट में बेचेंगे तो उसकी कीमत जो है वो 50,000 मिलेगी। अगर वीट का 20 टन मार्केट में बेचते हैं तो मार्केट वैल्यू है 60,000। सिमिलरली अगर मेज का 10 टन जो है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो रिटर्न 30,000 का आ रहा है, और सिमिलरली शुगर केन जो है वो 13 टन का रिटर्न जो है वो 25,000 है। अब इस केस में प्रोडक्शन जो है वो भी वीट का ही ज्यादा हो रहा है, और जो रिटर्न है वो भी आप देखोगे तो वीट का ज्यादा है। तो एक नेचुरली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हुए उस फार्मर ने क्या किया कि इस पूरे जमीन के टुकड़े पर वीट का प्रोडक्शन कर दिया। वीट का जो उन्होंने प्रोडक्शन किया वो इसीलिए किया क्योंकि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, और उसका जो रिटर्न मिल रहा है वो भी सबसे ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। अब इस केस में क्या होगा, जरा देखोगे ध्यान से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। तो इस फार्मर ने लिमिटेड रिसोर्स में, चूंकि उनके पास ऑप्शंस थे लेकिन वो सबका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमने देखा हुआ है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ अनलिमिटेड चीजों को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उस केस में फार्मर ने इस जमीन के टुकड़े पर वीट का प्रोडक्शन किया और बाकी के ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ दिया। अब देखो, अगर वीट को यहां से हटा दिया जाए, वीट नहीं है यहाँ सिर्फ राइस है, मेज है और शुगर केन है। अगर वीट नहीं बना रहे होते फार्मर तो वो इस जमीन के टुकड़े पर किस चीज का प्रोडक्शन करते? अब जरा देखो तो वो ऑफकोर्स राइस का प्रोडक्शन कर रहे होते। अगर वीट ऑप्शन में नहीं होता तो राइस होता। क्यों? क्योंकि राइस का प्रोडक्शन जो है वो एज कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव ज्यादा था, और रिटर्न भी देखोगे तो अदर ऑल्टरनेटिव से ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में हुआ क्या है, देखोगे वीट का प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर ने नेक्स्ट बेस्ट, चूंकि ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा क्यों आपको दिख रहा है, ये बेस्ट है और नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ दिया है। इसका प्रोडक्शन न करके उन्होंने वीट का प्रोडक्शन किया, तो जो अगला सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव छोड़ दिया गया, सैक्रिफाइस किया गया, यही जो कॉस्ट है ना, दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली यही होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट
बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। ठीक है, इसको आप पीपीसी का जो कर्व है उसके सेंस में भी समझ सकते हो। देखोगे पीपीसी कर्व का शेप जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, कॉनकेव टू द ऑरिजिन है। अब इस केस में क्या है कि मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर हम व्हीट बना रहे हैं और एक्स एक्सिस पर राइस ले लेते हैं। चलो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर क्या है कि सपोज करो कि व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो 10 टन हो रहा है और राइस का जो प्रोडक्शन है वो 3 टन हो रहा है, सपोज करो। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट पर देखते हो तो मैंने बोला कि व्हीट का प्रोडक्शन है 10 टन और राइस का प्रोडक्शन है 3 टन। अब इस केस में क्या है कि फार्मर जो है या प्रोड्यूसर जो है वो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। तो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि व्हीट के प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। पूछोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं भाई वो सारे के सारे क्या है, लिमिटेड हैं। आप अनलिमिटेड चीजों को नहीं बना सकते। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ई पॉइंट से ना एफ पॉइंट पर आना चाहता है, ठीक है, और इस एफ पॉइंट पर वो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहा है और व्हीट के प्रोडक्शन को घटाना चाह रहा है। मान लेते हैं कि राइस के प्रोडक्शन को वो 3 से करना चाह रहा है 6 टन और इस वजह से उसको व्हीट के प्रोडक्शन को 10 से घटा करके करना पड़ेगा 7 टन। तो इस केस में क्या हो रहा है कि देखो राइस का प्रोडक्शन 3 से 6 टन बढ़ गया, लेकिन उसके कारण जो आपका व्हीट का प्रोडक्शन है वो 10 से 7 घट गया। ठीक है, इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां पर है? तो ये जो बीच का हिस्सा है ना कि इतना पोर्शन जो है वो व्हीट का सैक्रिफाइस किया गया है राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो दिस एरिया इंडिकेट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब इतना पोर्शन आपका जो इतना चेंज है, मान लें चेंज को अगर हम देख रहे हैं तो ये 3 टन जो है वो व्हीट के प्रोडक्शन को घटाया गया क्योंकि 3 टन ऑफ राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना था। सो दिस चेंज इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको कंप्लीट किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। आगे जो है एक आखिरी टॉपिक है दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही बिल्कुल सिमिलर है। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, एडिशनल। ठीक है, तो जरा देखिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है। और एक चीज और, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पाएंगे। बुक्स में आपको देखने को मिलेगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सेम। चलो देखते हैं कि एमआरटी का क्या मतलब है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्क्राइब करते हुए हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई is to be sacrificed for every additional unit of good X। कहने का मतलब हुआ कि अभी अभी हमने देखा कि भाई रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ठीक है, असीमित नहीं है, सीमित। तो आप लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल जब एक से ज्यादा वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं, जब आप एक से ज्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उस केस में क्या होता है कि आपको अगर दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उस केस में आपको पहले कमोडिटी के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। तो वही चीज है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर आपको गुड वाई के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, मान लेते हैं कि या ऐसे देखो कि अगर गुड एक्स का आपको एडिशनल यूनिट जो है अगर वो प्रोड्यूस करना है, तो एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स बनाने के लिए आपको पहले सैक्रिफाइस करना पड़ेगा गुड वाई के आउटपुट को। मतलब अगर गुड वाई और गुड एक्स दो कमोडिटीज हैं, डायग्राम से समझो, अगर गुड वाई है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स है, उस केस में क्या हो रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हो ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर अगर आप देखते हो
तो आपको y प्रोडक्ट जो है आप बना रहे हो y कमोडिटी का प्रोडक्शन, और x कमोडिटी का प्रोडक्शन आप कर रहे हो OX, ठीक है। इतना क्वांटिटी है y का और इतनी क्वांटिटी में आप x प्रोड्यूस कर रहे हो। अब कहा जा रहा है कि अगर आपको गुड x के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उस केस में आपको गुड y के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। देखोगे, मान लेते हैं कि आप यहां आना चाह रहे हैं पॉइंट F पर, यानी कि आप x के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर x का प्रोडक्शन बढ़ तो जाएगा, OX से बढ़कर के OX डैश तो ये हो गया, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको y के प्रोडक्शन को OY से घटा करके करना पड़ेगा OY डैश, जो कि इतना है। देखो, y का प्रोडक्शन आपने घटाया है क्योंकि आपको x का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इंडिकेट्स द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या हो रहा है जरा देखो, तो यहां पर आपने चेंज किया y में ताकि आपका x जो है वो चेंज हो सके। चेंज का मतलब यहां पर y ओवर जो डेल y आपको नजर आ रहा है, डेल्टा y आपने कम किया ताकि आप डेल्टा x जो है वो इंक्रीज कर सकें। सो दिस पोर्शन इंडिकेट्स द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप कहें कि MRT को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो MRT को जो है कैलकुलेट किया जाता है कितना चेंज किया आपने y गुड में और कितना चेंज हो रहा है x के आउट प्रोडक्शन। तो MRT जो है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट होता है, जिसको हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एल्जेब्रिकली अगर आप देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेल्टा y को डेल्टा x से जब डिवाइड करते हैं तो निकल आता है, और ये इंडिकेट करता है लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड y के आउटपुट में ये लॉस को बता रहा है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x। मतलब गुड x के एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए गुड y के आउटपुट में जो लॉस हुआ, उसी लॉस को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट करता है। एक वर्ड है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमने अभी समझा हुआ है। अब वर्ड यहाँ पर है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देखो, तो गुड y में लगने वाले रिसोर्सेस को ही हमने यहां से हटाकर गुड x में यूज किया। तो जब आप एक प्रोडक्ट में यूज होने वाले रिसोर्सेस को ट्रांसफॉर्म करते हो, बदलते हो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसी वजह से इसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप याद करो, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब पढ़ा था तो उसके हमने कुछ नाम देखे हुए थे, जिसमें से पीपीसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। और मैंने वहीं पे बोला था कि हम उसको आगे समझ लेंगे वीडियो में कि इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि पीपीसी भी यही इंडिकेट करता है कि जब आप एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहोगे तो आपको दूसरे प्रोडक्ट के रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा, या दूसरे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है उसको घटाना पड़ेगा, और उसे ही घटाकर आप दूसरे को बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक आखिरी चीज कि ये जो है ना, इट रेफर्स टू, यहाँ पर क्या, इट का मतलब है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्लोप ऑफ पीपीसी को बताता है। ठीक है, पीपीसी का जो स्लोप है ऐसा, तो अगर आप कहो कि ये कॉन्केव ही क्यों होता है, तो कॉन्केव होने का रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो यहां तक हमने अपने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक और वीडियो मैं बना दूंगी ताकि इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, उसके जवाब मैं आपको बता दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको दो और सवाल है वो बताना चाह रही थी। एक कि पीपीसी का कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, हालांकि ये हम जान चुके हैं, बट एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर के सेंस में हम उसको देख लेते हैं। और दूसरा सवाल है कि पीपीसी का कर्व जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। ये दो सवाल है, जवाब ऑलमोस्ट सिमिलर है बट फिर भी माइनर सा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं के आंसर को करेंगे और वो सवाल कर लेंगे। एंड तब तक अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।